आप सभी लोगों को नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपनी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। जैसा कि आप टाइटल में देख ही रहे हैं, 11वीं और 12वीं की ऑर्निक को हल्के में ना ले। इसको आज वीडियो को बनाने का कारण क्या है, इस पर थोड़ी सी बात कर ली जाए, फिर मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ किस किस चीज़ों पर हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले मैंने बहुत सारे जो नेट गेट एस्पायरेंट्स हैं उनको ऑर्निक केमिस्ट्री पढ़ते हुए देखा है और बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। उनके साथ हमेशा एक ही दिक्कत आई है कि सर चीज़ों को शुरू कहाँ से करें, सर वो इंटरेस्ट कैसे लाया जाए कि हमें ऑर्निक केमिस्ट्री पढ़ना अच्छी लगे और हम ऑर्निक केमिस्ट्री को लगातार पढ़ते रहें। और आप सभी समझदार हैं, यदि किसी सब्जेक्ट पे आप ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताते हैं तो वो सब्जेक्ट अपने आप अच्छा बनता जाता है। तो कहीं ना कहीं जो शुरुआत है आपकी ज़िंदगी की वो यहाँ से थी, साइंस की, विज्ञान की, ऑर्निक केमिस्ट्री की, और वहीं से हमारी चीज़ों में कमियां बनी रहती हैं और वो कमियां इतनी बन जाती हैं धीमे धीमे कि वो बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं और फिर वो जो सब्जेक्ट बहुत इजी जो हो सकता था या फिर आप जिसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते थे वो आपके लिए बड़ा बन जाता है। तो ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। उम्मीद है आप वीडियो को इसको मैक्सिमम शेयर करोगे और उन सभी स्टूडेंट तक पहुंच पाएगा जो ऑर्निक केमिस्ट्री को अपनी ज़िंदगी में एक फोबिया मानकर चलते हैं, एक डर मानकर चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं तो मैं सुमित, ये हमारा सुमित सर क्लासेस यूट्यूब चैनल है जो कि वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑर्निक केमिस्ट्री एक तरीके से आप कह सकते हैं, या फिर आप देख रहे हैं तो बहुत सारे आपको ऑर्निक के अच्छे अच्छे वीडियोस मिल रहे हैं इस पर रेगुलरली। और बहुत जल्दी रिवीजन सेशन भी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चाहे आप IIT JAM की तैयारी कर रहे हैं, नेट गेट की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल एक रिवीजन सीरीज़ मेरी तरफ से शुरू होने जा रही है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो एक अच्छा हमारे पास मोटिवेशन कोट है कि हर सफलता की शुरुआत मैं कर सकता हूँ से ही होती है। और ये आप मुझसे ज़्यादा ही चीज़ों में समझदार हैं कि जब तक आप खुद के अंदर एक डेडिकेशन, एक डिसिप्लिन लेके नहीं आएंगे तब तक सामने वाला कुछ नहीं करवा सकता आपसे। नो डाउट मैं ऑर्निक पढ़ाता हूँ, लेकिन जब तक आप खुद उसको पढ़ने के लिए तैयार नहीं रहेंगे तब तक वहाँ पर आप चीज़ें नहीं सीख पाने वाले। इसके बाद बात जो अपन करते हैं वो ये है, जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते। और आप यूँ समझ जाइएगा कि जब लोग ऐसा कहने लगे तुम नहीं कर सकते, सबसे ज़्यादा आप करीब हो सकते हो उस काम के जो आप कर रहे हैं जिसे आप नहीं कर सकते उनकी नज़रों में। क्योंकि आपका जो मेहनत है, आपका जो एक तरीके से कह सकते हैं पाथवे है, वो आप जानते हो कि आप किस तरीके से अपनी चीज़ों को डील कर रही हैं। तो ये सारी बातें थी जो मुझे बतानी थी। आइए मेन मुद्दे पे आते हैं जो आज का टाइटल है अपना, और वो टाइटल अपने पास कुछ इस तरीके से है, 11th एंड 12th क्लास की ऑर्निक को हल्के में ना ले। कहने का मतलब ये है मेरा कि जब हमने ज़िंदगी में पहली बार शुरुआत की थी तो 11th के जो लास्ट के 2 चैप्टर्स थे, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स और हाइड्रोकार्बन्स, वो ऐसे हवे में चले गए, पता ही नहीं चला कि सर वो चैप्टर थे भी या नहीं थे। और ये सबके साथ ही हुआ है, मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ ऐसा ही हुआ। जब 12th क्लास में वो सीधा हेलोल्किन हेलोरिन पढ़ते थे तो उनको लगता था कुछ छूटा हुआ है, कुछ चीज़ें मिसिंग हैं। तब वो जाके वो उस किताब को उठाते थे जो एक किसी कोने में पड़ी रहती थी, देखते अच्छा वो सारी चीज़ें यहाँ छुपी हुई हैं जो वहाँ पर छूटी हुई सी नज़र आ रही हैं। और टीचर भी बताता था। जनरली टीचर ज़्यादातर नहीं बताते थे क्योंकि वो समझते थे कि हाँ भैया जो हमारे साथ हो रहा है, हुआ था एक समय पर, वही इनके साथ हो रहा है, तो वो तो अपना सिलेबस करवाने पर ध्यान देते हैं। एक्चुअली हमारी दिक्कत ही थी कि 11th और 12th में हम सिलेबस पर ज़्यादा फोकस करते थे सीखने की वजह। और बिल्कुल सीधी सी बात है, एक बोर्ड प्रेशर अपने आप में रहता था, स्कोर लाना अपने आप में रहता था, उसके बाद एक अच्छा परसेंटेज बनाना अपने आप में रहता था। तो हमें सीखने का कभी दिमाग में आया ही नहीं कि हम कोई चीज़ सीख भी सकते हैं। और नो डाउट जो सीख कर चीज़ आगे बढ़ाई जाती है वो अपने आप में बहुत ज़बरदस्त होती है, स्कोर भी कर सकते हैं और आगे हमारे काम में भी आएगी। वो 11th-12th का जो गैप है वो इतना बड़ा गैप बन गया कि हम उसको कभी फिल ही नहीं कर पाए। BSc के 3 साल में चीज़ें हम ये ढूंढने में लग गए कि कहाँ से शुरू करें, कहाँ ख़त्म करें। थोड़ा प्रैक्टिकल वगैरह में बिजी हो गए, थोड़ा सा फ्रेंड सर्कल अपना बड़ा हो गया, कॉलेज के फ्रेंड्स आ गए। तो ज़िंदगी में हर चीज़ ज़रूरी होती है, लेकिन उस ज़रूरी चीज़ में एक ऑर्निक को सीखने का सपना था वो अधूरा सा लगने लग गया। और MSc के आते आते उस रूप ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि समझ ही नहीं आया अब तो बचा क्या है हमारे पास। कुछ नहीं बचा था, तो कुछ था नहीं पहले, ऊपर से अब बचा भी कुछ नहीं पढ़ने के लिए क्योंकि अब तो सिलेबस ही समझ में नहीं आया। और इवन जो IIT JAM के स्टूडेंट्स हैं उनका अगर सिलेबस देखेंगे तो वो वहाँ से ही घबरा जाते हैं कि हमने पहले सीखा कुछ और था, पढ़ा कुछ और था और सिलेबस अब एकदम अलग आ गया।
ऐसे ही नेट गेट वाले जितने भी एमएससी स्टूडेंट्स परस्यूइंग है, पास आउट स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ भी ये होता है। सिलेबस को अंडरस्टैंड करना ही सबसे पहले अपने आप में क्वालिटी होती है ऑर्निक स्टूडेंट की, या ऑर्निक जो बच्चा पढ़ रहा है। हाउ यू अंडरस्टैंड योर सिलेबस आसानी से, ये बहुत मैटर करता है। बाकी अपनी अंग्रेजी शानदार है जैसे आपकी ऑर्निक शानदार है, ठीक है। तो अगर अपन बात करते हैं तो 11th और 12th क्लास क्या है, एक आधार बनाता है। एक आधार और एक फाउंडेशन हमेशा किसी भी चीज़ को बेहतरीन बनाने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होनी चाहिए, मतलब मज़ा आ जाना चाहिए, और उसमें फिर चीज़ें आप जोड़ते जाओ, ऐड ऑन करते जाओ। जितने माले, जितनी बिल्डिंग आपको बड़ी बनानी है उतनी बनाते जाओ, लेकिन आधार फाउंडेशन बहुत मजबूत होना चाहिए। तो इसी बात पे मैं थोड़ा बात करने आया हूँ कि जो भी स्टूडेंट जिनको लगता है कि यार हमारी ऑर्निक थोड़ी सी वीक है, मतलब हमें पढ़ने का भी मन नहीं करता, हमें करनी अच्छी है, हर कोई स्टूडेंट बोलता है सर हम सीखना तो चाहते हैं लेकिन सर वो डेडिकेशन हम फिजिकल इन ऑर्निक जैसा इसमें नहीं दे पा रहे हैं। तो आपको मैं एक आपके इस सवाल का जो जवाब है वो ये दे सकता हूँ कि आपने 11th-12th क्लास को थोड़ा सा चीज़ों को बेसिक से स्टार्ट करने की कोशिश करो। नो डाउट समय लगेगा यार, बिल्कुल समय लगेगा। अब इसी समय वाली बात से एक बात आई है कि एक समय होता था जहाँ पर ऑफलाइन कोचिंग थी, अभी तो ऑनलाइन है, तो मैं भी जाता था। तो वहाँ पर एक बहुत ही फेमस एडवर्टीज़मेंट होता था कोचिंगों का, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, बहुत ही फेमस कोचिंगों का एडवर्टीज़मेंट होता था कि 6 महीने में 5 साल का सिलेबस तैयार करें। मतलब अब आप अपने आप में अभी अगर सोच रहे हो और अगर ये देख रहे हो तो अपने आप में भी सोच रहे होगे यार 6 महीने में 5 साल का सिलेबस, क्या ये मजाक चल रहा है क्या? लेकिन जो बच्चा तैयारी कर रहा होता है उसको तो दिमाग में एक यही चीज़ रहती है, आंखों के सामने एक चीज़ रहती है यार 6 महीने में 5 साल का सिलेबस तैयार करवा पाएंगे, मतलब जो हमारी पहले कमियां थी वो कमियां अब 6 महीने में अच्छी हो जाएंगी। खुद से समझदार बनिए कि 6 महीने में आपको लगता है कि 5 साल में जो भी आपने इतनी सारी गलतियां थी, कमियां थी, वो कम हो जाएंगी। नहीं, एक्चुअली वो एडवर्टीजमेंट इटसेल्फ ये कहना चाहता था कि यदि आपका फाउंडेशन बहुत ज़बरदस्त है, आपका आधार बहुत ज़बरदस्त है, और अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करने जा रहे हो तो भैया आपको और कोचिंग वालों को भी पता है कि आप एमएससी पास्ड आउट स्टूडेंट हो या एमएससी परस्यूइंग स्टूडेंट हो, आपको पहले से कुछ आना भी चाहिए कि नहीं सर हम तो बस अभी एडमिशन डायरेक्ट एमएससी में ले लिए और अभी आपके पास बैठने सीखना स्टार्ट करना चाह रहे हैं। हमारे दिमाग में तो ये होता है, लेकिन भैया जो कोचिंग कराते हैं, जो कोचिंग पढ़ाते हैं, जो भी टीचर्स होते हैं, उनके दिमाग में ये नहीं होता। वो तो मान के चलते हैं कि आपको पहले से कुछ आना चाहिए। 11th-12th में नहीं आता तो बीएससी के 3 सालों में आना चाहिए, बीएससी के 3 सालों में नहीं आता तो एमएससी के 2 सालों में आना चाहिए। अरे भाई कम से कम कुल मिला के 7 सालों में कुछ ना कुछ तो आना चाहिए, और यहाँ तो फिर भी 5 साल लिखे हैं। इसको और थोड़ा सही किया जाए कि 6 महीने में 7 सालों की तैयारी करें सिलेबस की, तो ये और थोड़ा अपने आप में अट्रैक्टिव बन सकता था। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इस लाइन के पीछे जो अपने आप में एक विडंबना है, वो विडंबना यही है, ये व्यंग्य है एक तरीके से, हिंदी समझ जाइए क्या जो मैं कह रहा हूँ, कि भाई आपका एक आधार, आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए। तो बिल्कुल ये पॉसिबल है यार, बिल्कुल। मतलब भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिए, इस लाइन का मतलब मत निकालिए। तो एडवर्टीजमेंट होते ही अट्रैक्टिव बनाने के लिए, चीज़ों को अपनी तरफ आपको खींचने के लिए। आप खुद सोचिए ना कि इस समय रिवीजन स्ट्रेटजीज, रिवीजन वीडियोस बन रहे हैं, 1 शॉट वीडियोस बन रहे हैं, कंप्लीट चैप्टर इन 1 शॉट, मैं भी खुद बनाऊंगा अभी। तो किसका मतलब मैं एक वीडियो में पूरा डाल दूंगा क्या? मतलब सिलेबस पूरा चैप्टर डाल दूंगा क्या? थोड़ा दिमाग लगाओ यार। 68 लेक्चर्स हिस्टोकेमिस्ट्री के आधे घंटे के राउंड बनाए हैं मैंने, ऊपर ही हैं थोड़े, ऊपर से अभी भी मैं ऐप पर दे रहा हूँ कम से कम 10 और 15 लेक्चर्स और दे रहा हूँ नए। मतलब आप ज्वाइन कर सकते हैं पूरा सीखने के लिए, ये भी मैं थोड़ा एडवर्टीजमेंट कर दे रहा। लेकिन आप उम्मीद मुझसे क्या कर रहे हो कि एक पूरे 1 शॉट वीडियो में मैं पूरा कंप्लीट चैप्टर करा दूंगा? नहीं यार, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मुझे ये मान के चलना पड़ेगा, या आपको भी मानना पड़ेगा कि हमने पहले चैप्टर पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है, अब उसको हम रिवीजन करने जा रहे हैं 1 शॉट वीडियोस में। यही होता है ऑफलाइन का फंडा कि 6 महीने में 5 साल की तैयारी। आपने पहले कुछ पढ़ा होगा, अब उसको थोड़ा इकट्ठा करके सिलेबस ओरिएंटेड पढ़ाकर आपके पीवाई के क्वेश्चन करा के आपको तैयार कर देंगे। लेकिन अब दिक्कत वही रह जाती है फिर से कि आप यहाँ पर भी सिलेबस कंप्लीट करने में ही लगे, सीखने का कभी कोशिश ही नहीं किया। और मैं आपको सही बताऊँ तो मैं कोई यहाँ पे रैंक वगैरह नहीं निकलवाने का कुछ मतलब जिम्मा मैंने लिया अपनी ज़िंदगी में। मैंने बस एक सिखाने का जिम्मा जरूर लिया कि सीख कर आप कितना बेहतरीन कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, वो बस इस चीज़ पे मैं थोड़ा ध्यान देता हूँ। स्टार्टिंग से ये रहा है। आज एक दिन में खड़े होकर कुछ नई चीज़ें बनती है, एक समय लगता है चीज़ों को बनने में। तो वही सारी बात है। उम्मीद है आपको इस लाइन का मतलब गहराई के साथ अब समझ में आ रहा होगा, जो कोचिंग एक समय पर एडवर्टीजमेंट के लिए यूज़ किया करते थे। तो यही बात है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो भाई बिल्कुल सर तरीका बताओ फिर, मतलब कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं, कहाँ पर चीज़ों को
हम लोग थोड़ा समझ नहीं पा रहे। तो देखो यार, एक बात तो समझनी पड़ेगी कि ऑर्निक के दो रूप हैं। ऑर्निक एक तो रूप होता है 11 से बीएससी वाला, जहाँ पे 11 12 तो बीएससी लेवल पे आप पढ़ते हो, और एक रूप होता है एमएससी और उसके ऑनवर्ड्स वाला। तो आपको अगर ऑर्निक आनी है तो दोनों ही रूपों को समझना बहुत ज़रूरी है। पहला रूप 11 से बीएससी वाला समझिए, उसका सिलेबस वगैरह जानिए, क्या क्या सिलेबस था, क्या उसके कॉन्सेप्ट से, क्या सारी किताबें जो आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, कुछ कंटेंट के नाम पे कुछ चीज़ें आनी चाहिए। और दूसरा फिर एमएससी और उसके ऑनवर्ड्स, तब जाके मज़ा आने वाला है चीज़ों में एकदम बढ़िया से। तो देखो, ये आपके पास एक करेक्ट सीक्वेंस है। अब हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि सर हम एमएससी में हैं, तो हम अगर थोड़ा सा बीएससी का पढ़ लेंगे तो बेइज्जती हो जाएगी। अरे सर 11 12 जाएंगे तो और बेइज्जती हो जाएगी। हमारा जो छोटा भाई बहन है वो देखो करिए, तो 11 12 की किताबें खोल के बैठे हुए भैया दीदी। अरे उनको क्या बताएं कि हमने ज़िंदगी में कभी 11 12 को पढ़ा ही नहीं है, सीखा ही नहीं है। हम तो बस नंबर के लिए जैसे भागते रह रहे हो आज आप लोग, वैसे ही हम भी भागते रहे। तो दिक्कतें ही यही रही हैं हमारे साथ। हमारे आसपास का जो माहौल है, एजुकेशन का जो हमारे पास सिस्टम था पूरा, और हाई ऐसा है कि हमने सीखने पे कभी ध्यान ही नहीं दे पाया। तो आज अब अगर हम थोड़े समझदार बन रहे हैं, सीखने की तरफ जा रहे हैं, तो हमारे आसपास का क्राउड हमें थोड़ा सा पीछे कर रहा है कि यार 11 12 के एनसीईआरटी हमने खोल के बैठे हुए हैं, हम तो स्कूल में भी पढ़ाते हैं, हमने तो फलानी जगह से एमएससी भी कर रखी है, हम तो मतलब ये। तो मैं कहना चाहता हूँ यार, आपको एक बार मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपको 11 12 के पैटर्न से होते हुए बीएससी को थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन करता है 11 12 का जो पैटर्न है, और फिर एमएससी में थोड़ा सिलेबस का चेंजमेंट आ जाता है अपने आप में, जो आप लोग कंपटीशन लेवल पे तैयारी करते हैं। तो वो क्या तरीका है, क्या चीज़ें हैं, तो करेक्ट सीक्वेंस तो यही है भाई। अगर ऑर्निक को सीखना है तो करेक्ट तरीका तो यही है। अगर आज आप फिर से सीखना चाह रहे हो तो इसी तरीके को फॉलो करोगे तभी आप सीख पाओगे। आप बीच में यहाँ से शुरू कर रहे हो, नहीं आने वाला। थोड़ा सा अपने लिए तसल्ली की काम कर सकते हो, अरे पेरिसाइक्लिक पढ़ लेते हैं, बहुत स्कोरिंग है, बायोमोलिक्यूल्स रट लेते हैं, स्कोरिंग है, हेटेरोसाइक्लिक पढ़ लेते हैं, स्कोरिंग है। अरे भाई, सब बेसिक फंडामेंटल बातें तो जुड़ी होती है ना। फिर अंदर से एक टीस सा महसूस होता है कि हमें ऑर्निंग नहीं आती यार, हमें ऑर्निंग नहीं आती। आगे जितने भी पीजीटी एग्जाम्स होते हैं, टीजीटी एग्जाम्स होते हैं, उसमें तो भैया तीनों ही चीज़ें इक्वलिटी के साथ आनी चाहिए। तब क्या करोगे, तब फिर से और कुछ सोचेंगे, तब फिर से और कोई बहाने बनाएंगे, तब फिर से और कोई चीज़ें लेके आएंगे। एक बार तो शुरू से शुरुआत आपको करनी ही पड़ेगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो अब मैं थोड़ा सा कुछ जो हेल्प आपके लिए कर सकता हूँ वो ये कर सकता हूँ। देखो 11th से बीएससी का जो एक पैटर्न है वो ये रहता है, मोटा मोटा जो मैं एक आइडिया देता हूँ, रफली आइडिया, कि सबसे पहले बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और जिसमें आईयूपैक नेमिंग भी आप जोड़ सकते हैं, कॉमन नेम भी जोड़ सकते हैं, एक फंडामेंटल टॉपिक होता है। उसके बाद जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 1, जीओसी 1 जिसको कहते हैं, जिसमें आप सारे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स, इफेक्ट्स, अटैकिंग एजेंट, एसिडिटी, बेसिसिटी, ये सारी चीज़ें पढ़ते हो। उसके बाद आप आइसोमरिज्म पढ़ते हो, जिसमें आप स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमरिज्म दोनों ही डील करते हो 11 से बीएससी लेवल पर थोड़ा। जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 2 जिसमें आप रिएक्शन इंटरमीडिएट और रिएक्शन मैकेनिज्म, इस वाली बात को डील करते हो। थोड़ा सा मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ कि जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2 में आप लोग को रिएक्शन इंटरमीडिएट्स और रिएक्शन मैकेनिज्म ये वाले पार्ट को ले लेते हो जीओसी 2 में। मतलब ज़्यादा डिटेल में नहीं होता, तो उसी में यहाँ पर जीओसी 2 में पढ़ा देते हैं। उसके बाद चैप्टर्स इन एनसीईआरटी सीक्वेंस, ये बात है जो कि 11 12 और बीएससी में एमएससी से अलग होती है। यहाँ पर एक एनसीईआरटी सीक्वेंस में चैप्टर्स होते हैं, जैसे सर एल्केन होता है, एल्कीन होता है, एल्काइन होता है, बेंजीन होता है, हेलोएल्केन हेलोरीन होता है, एल्कोहल फिनॉल ईथर होता है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, अमीन्स होता है। ये सारे चैप्टर्स आपके पास रहे होते हैं। उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स और कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स जिसमें पॉलीमर्स, केमिस्ट्री, एवरेड लाइफ, ड्रग्स, पेस्टिसाइड्स, ऐसे कुछ टॉपिक्स आ रहे होते हैं। तो ये एक तरीका हो गया आपके पास 11 से बीएससी का पढ़ने का एक तरीका, जो चैप्टर वाइज ज़्यादातर एनसीईआरटी के सीक्वेंस पे रहता है। लेकिन अगर अपन थोड़ा सा एमएससी और उसके ऑनवर्ड्स की बात करते हैं तो वहाँ पे तस्वीर बदल जाती है। कैसे बदल जाती है, अब वहाँ पर कोई बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करके कुछ नहीं रहा होगा, सीधे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। जीओसी से ही शुरू चीज़ें हो जाती हैं, और अगर आप जीओसी थोड़ा अच्छे लेवल की पढ़ लो तो एमओटी अप्रोच उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर एंटी बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वगैरह सारी कहानी शुरू हो जाती हैं। तो और थोड़ा सा डर जाते हैं अपने आप में, ये क्या चल रहा है हमारे साथ खेला जा रहा है चीज़ों में, तो ऐसा सा आपको लग रहा होता है। उसके बाद आइसोमरिज्म नहीं रहा, स्टीरियोकेमिस्ट्री बन गया है। मतलब आइसोमरिज्म का जो एक पार्ट स्टीरियो आइसोमरिज्म होता है, उसमें इसको डिटेल में पढ़ाते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री में, जिसमें उसमें सबसे ज़्यादा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पढ़ रहे होते हैं। ठीक है। उसके बाद रिएक्शन इंटरमीडिएट्स को एकदम अलग डिटेल में कार्बिन, नाइट्रिन, बेंजाइन पर खासकर ध्यान दिया जाता है, जो यहाँ पर छोड़ देते हैं, थोड़ा सा ही पढ़ते हैं उसको, वहाँ पर डिटेल में पढ़ा जाता है।
कार्बिन, नाइट्रीन, बेंजाइन, इलाइड केमिस्ट्री, ये सब केमिस्ट्री थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा दिया जाता है। रिएक्शन मैकेनिज्म यहाँ पर बेसिक तो आनी ही चाहिए, एडवांस बहुत अच्छी आनी चाहिए। मतलब हिस्ट्रोकेमिस्ट्री का एज ए एप्लीकेशन पार्ट बहुत भर भर के यूज़ होता है, भर भर के बातें यूज़ की जाती हैं और एडवांस अप्रोच के साथ चीज़ें बताई जाती हैं, समझाई जाती हैं। उसके बाद रिएजेंट्स की बात की जाती है। रिएजेंट्स, अब देखो एनसीईआरटी जो सीक्वेंस था वो बिल्कुल यहाँ पर चेंज हो गया, जिसको रिएजेंट्स और नेम रिएक्शन में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब आप यूँ कह सकते हैं पूरे एनसीईआरटी सीक्वेंस को रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएजेंट्स और नेम रिएक्शन में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पे अब आपको कोई चैप्टर पढ़ने के लिए नहीं बोलता, आपसे तो बोलता है LiLH4 के बारे में पढ़ लो, तो उसमें जहाँ जहाँ चैप्टर्स में आया होगा LiLH4 वहाँ पे यूज़ हो जाएगा। NaBH4 के बारे में पढ़ लो, डाइवल H के बारे में पढ़ लो, H2PD के बारे में पढ़ लो। तो इस बार आपको थोड़ा अलग तरीके से यहाँ पे चीज़ें डील करनी पड़ती हैं। ऐसे ही नेम रिएक्शंस, जिस चैप्टर में जो जो नेम रिएक्शंस थे वो तो आने चाहिए, लेकिन यहाँ पे एडवांस नेम रिएक्शन की बात की जाती है, कुछ इस तरीके से यहाँ पर बात की जाती है। उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स यहाँ पे नेचुरल प्रोडक्ट बन जाता है, कुछ और 2-3 टॉपिक छोटे छोटे जोड़ दिए जाते हैं। और लास्ट में बिजनेस टॉपिक के नाम से यहाँ पे पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री, हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री, फोटोकेमिस्ट्री, ये सारे टॉपिक ऐड कर दिए जाते हैं। तो कुल मिला के बात ये है कि अब आप खुद सोचो यार कि आपका यहाँ पर फाउंडेशन आधार बना नहीं है और आप सीधे इन टॉपिक्स की तरफ बढ़ने जा रहे हो, तो क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पे दिक्कतें थी, यहाँ पे लैक ऑफ कनेक्टिविटी थी चीज़ों में? तो मैं आपको कुल मिला के इस वीडियो को बनाकर यही बताना चाहता हूँ कि 11th और 12th की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसको हल्के में ना लें, उसको एकदम ऐसा लाइटली ना लें। आप चीज़ों को उसको बहुत अच्छे से सीखने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप उसको बहुत अच्छे से सीखोगे तो इसी को आप इसको लगाते हुए खेलना स्टार्ट कर दोगे सब्जेक्ट के साथ। अभी सब्जेक्ट आपके साथ खेल रहा है, एक समय आएगा कि आप सब्जेक्ट के साथ खेलोगे। मतलब यही होता है लाइफ में यार, कि या तो आप सब्जेक्ट को इतना अच्छा कर लो बढ़िया से कि आप सवाल एकदम धुआंधार, देखो सवाल लगाना भी एक फिर अलग बात बन जाती है। वहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखकर सवाल नहीं लगते, वहाँ पे फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखने पड़ते हैं, स्टैंडर्ड बुक्स रेफर करनी पड़ती हैं। लेकिन सबसे पहले एक पड़ाव तो पार करो कम से कम यार। पहला पड़ाव आपने खुद के पहले कॉन्सेप्ट 11 से लेके BSc के अच्छे किए, दूसरा पड़ाव MSc लेवल उसके ऑनवर्ड्स का कॉन्सेप्ट अच्छा कवर किया, तीसरा पड़ाव सारा सिलेबस करके उसको रिवीजन किया बार बार, चौथा पड़ाव रिवीजन करते करते टेस्ट सीरीज वगैरह आपने टेस्ट वगैरह अटैम्प्ट किए बहुत सारे, और फिर आपने स्टैंडर्ड बुक्स को उठाया, सवाल को इकट्ठा किया, अच्छे अच्छे लेवल के सवाल लगाए। तो इतने सारे पड़ाव होते हैं किसी एक सब्जेक्ट को सीखते समय। और भैया MSc के बाद नेट एग्ज़ाम, गेट एग्ज़ाम देने जा रहे हो, मतलब ज़िंदगी का एक तरीके से सबसे आखिरी एग्ज़ाम मेन यही कहा जाता है। तो समय तो लगेगा चीज़ों को सीखने में ना, कि जो सारी चीज़ें इतनी इकट्ठी हुई हैं। तो मैं यही सिखाना चाहता था, उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत हेल्प किया होगा। आपको ये बता रहा हूँ कि एक्चुअली सीक्वेंस कितना मायने रखता है चीज़ों में। तो ये है 11th और 12th की ऑर्गेनिक को हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिएगा, और बिल्कुल मत शर्माइएगा छोटे भाई बहनों के सामने वो NCERT खोलने में। अरे भाई, अगर ये समय आप शर्माने में लगाओगे तो आगे चल के जब जॉब नहीं लगेगी या कुछ जगह स्टेबल नहीं होगी तो वो शर्माना आपका ज़्यादा बढ़ जाएगा ना चीज़ों में। तो एक समय तो फिर से आपको मेहनत फिर से शुरू करनी पड़ेगी। उम्मीद है आप इस वीडियो को मैक्सिमम लेवल पर शेयर करेंगे। और मैं फिर से एक बात कहना चाहता हूँ आखिरी में, अगर आपके साथ दिक्कत चल रही है कि सर शुरू कहाँ से करें, कितना पढ़ें, कैसे क्वेश्चंस लगाएं, असाइनमेंट वगैरह, एवरीथिंग, डाउट्स वगैरह, तो आप हमारा A to Z ऑर्गेनिक बैच जो कि सुमिस्टर क्लासेस ऐप पर आ रखा है और लगभग 1-1.5 साल की वैलिडिटी के साथ है और आपको ऑर्गेनिक सिखाकर ही मानेंगे इस तरीके के साथ है, ज्वाइन कर लीजिए, बेधड़क होकर ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि अगर मैं आपको इतना बढ़िया अप्रोच सिखा सकता हूँ, सीक्वेंस बता सकता हूँ, तो वहाँ पर भी मैं बहुत बढ़िया ही काम कर रहा हूँ, यकीन मानिए। और एक बार यकीन मानने में कुछ नहीं जा रहा, अगर सब्जेक्ट सीख जाओगे उसके बाद में थैंक यू वगैरह बोलते रहना आप लोग। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा चीज़ें कैसी करनी होती हैं। और हमेशा फिर से बात याद रखिए, एक बार तो कहीं ना कहीं से आपको शुरुआत करनी ही पड़ेगी।